टाइम्स ऑफ इंडिया के हर पेपर पे देश में हेडलाइन आनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम गेट्स सहारा। ये बात पार्लियामेंट में गई और ये हाई प्रोफाइल विषय बन गया कि क्यों नहीं टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, ओएनजीसी, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर सकती हैं। और इस अपॉर्चुनिटी लेके मैं पहुंच गया बीसीसीआई के ऑफिस एंड योर्स ट्रूली गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर 12 years हैव वन स्पॉन्सर ऑन द चेस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम व्हिच वाज सहारा। और उस वक्त ना आईसीएल था, ना आईपीएल था, सिर्फ इंडिया टेस्ट मैच खेलता था, वनडे इंटरनेशनल पैदा ही नहीं हुआ था। और उस वजह से मुझे मौका मिला फिर युवराज सिंह, जहीर खान, सौरव गांगुली सबको रिप्रेजेंट करने का। ऑब्वियसली जब ये हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जाता है। तो आप सोचिए जो बच्चा था नॉर्थ इंडिया से आया था बम्बई ख्वाब लेके, हाँ मैं युवराज सिंह नहीं बन पाया, मोहम्मद कैफ नहीं बन पाया जिनने हमें वो नेटवेस्ट का मैच जिताया था लॉर्ड्स में, फ्लिंटॉफ ने शर्ट उतारी, फिर हमने उसका बदला लिया लॉर्ड्स में जब सौरव ने टी शर्ट उतारी, मगर मैं वहीं था और मैंने वो उस मोमेंट को जिया ऑफ द फील्ड। My name is Shailendra Singh and in my life I have done 23 creative successful startups in 23 years. In the field of media, communication, sports marketing, talent management, motion pictures, music festivals and whatnot. Guess why? Because I dreamt and I did it. ख्वाब देखो, पूरा करो। कि अगर पढ़े लिखेंगे नहीं और जॉब नहीं लेंगे तो सेटल नहीं होंगे और जीवन में सफल नहीं होंगे। तो सडनली स्पोर्ट्स वाज नॉट अ प्रोफेशन एट दैट टाइम। और उसके बाद पापा ने एक इंटर्नशिप लगा दी थी जॉब में और उसके बाद आप क्रिकेट नेट्स जाओ तो प्रैक्टिकली एक दिन 12 घंटे का हो जाता था। उस डर की वजह से बचपन से आई कुड नॉट एक्सेल इन आइदर ऑफ द थिंग्स। ना पढ़ाई में अच्छा हुआ, ना क्रिकेट में मैं देश के लिए खेल पाया और ना ही जो मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिल रहा था जीवन में वो मुझे कुछ सिखा रहा था। इट वॉज जस्ट लाइफ गोइंग बाय। और फिर एक मौका आया जब मैंने रियलाइज किया कि आई विल नॉट बी प्लेइंग फॉर द कंट्री। आई डिड वंडरफुली वेल ऑन द फील्ड बट आई विल नॉट बी एबल टू अचीव माई अल्टीमेट ड्रीम कि मैं अपने देश को क्रिकेट से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो मैंने वो ख्वाब छोड़ दिया, वो ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ। इफ आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट फॉर द कंट्री ऑन द फील्ड, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर द कंट्री ऑफ द फील्ड। और फिर मैंने वो एक नया बिजनेस क्रिएट किया अपने जीवन में। क्रिकेट को मैंने एक बिजनेस बना दिया। हाँ जरूर मैं ग्राउंड पे नहीं खेल पाया तो एक वो जो होती है ना अंदर की भड़ास वो अनफिनिश्ड रह गई। तो मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को ही अपना बिजनेस बनाऊंगा और मैंने ठान ली कि ये पॉसिबल है। और उस वक्त प्लीज अंडरस्टैंड, ना आईसीएल था, ना आईपीएल था, सिर्फ इंडिया टेस्ट मैच खेलता था, वनडे इंटरनेशनल, T20 भी पैदा ही नहीं हुआ था। एट दैट टाइम टू थिंक दैट आई कैन मेक क्रिकेट इनटू अ ब्रांड, इनटू अ प्रोफेशन, I can make cricketers into celebrities। और मैं आपको आज जो क्रिकेट की कहानी सुना रहा हूँ वो मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ख्वाब देखा जो पूरा नहीं हुआ, मगर मैंने गिव अप नहीं किया। उस ख्वाब को मैंने अडेप्ट करके एक नया ख्वाब बना दिया। और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये कहानी पहले कभी नहीं बोली गई है और इसे आप रेटिफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि 1998 से 2 जीनियसेस ने गूगल की पैदाइश कर दी है। तो आप ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ आप गूगल भाभी से चेक कर सकते हैं। Having said that, तो क्योंकि मैं नॉर्मल क्रिकेट की मार्केटिंग करना तो हो ही रहा था, बीसीसीआई एक अच्छा काम कर रही थी, जगमोहन दालमिया जी जो अब नहीं हैं इस धरती पे वो प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छा चल रहा था क्रिकेट। कपिल देव जी 1983 में वर्ल्ड कप जीत चुके थे, मगर वो एक ही हमारी मेमोरी थी, एक ही वर्ल्ड कप की विक्ट्री, वो कपिल जी लॉर्ड्स में ट्रॉफी पकड़ के खड़े हैं। और उसके बाद हमारा क्रिकेट बस चल ही रहा था एक पटरी पे और जनरेशन बदल रहा था, यंग जनरेशन के लाइफस्टाइल बदल रहे थे, उनके ख्वाब बदल रहे थे। तो कंज्यूमर, मैं कहता हूं कि जो भी हम जीवन में करते हैं हमारी नज़र हमेशा एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेस पर्सन, एज एनीबडी यू आर इन सोसाइटी, आपकी हमेशा नज़र कंज्यूमर पे होनी चाहिए कि आप जो भी बना रहे हो जीवन में वो किसके लिए बना रहे हो। कंज्यूमर कौन है, कैसा है, कहाँ है, उसके सेंटिमेंट्स क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी ग्रीड क्या है। तो मुझे लगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस दौर में टू कन्वर्ट क्रिकेट, the conventional test cricket and one day international into a thing called cricketainment। क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी ऑडियंस, भारतीय ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस एंटरटेनमेंट चाहती थी क्रिकेट से। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद खेला हुआ हूँ क्रिकेट एक अच्छे लेवल पे। तो हम लोग ना हमेशा टेस्ट मैच देखने जाते थे, वनडे इंटरनेशनल देखने जाते थे वानखड़े में, और जो भी सीरीज होती थी ना 2 देशों के बीच में हम बहुत चाव से टिकट खरीदते थे और स्टेडियम में जाके इंडिया 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 सचिन सचिन और एक माहौल बनता था। लेकिन
आप याद करिए पुराने वक्त में रणजी ट्रॉफी मैच में बंबई दिल्ली खेल रहा है, सहवाग वर्सेस सचिन चल रहा है, लेकिन कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है स्टेडियम में। यूनिवर्सिटी क्रिकेट को कोई देखने नहीं जाता था, स्कूल क्रिकेट को हैरिस शील्ड, गाय शील्ड कोई नहीं देखता था, जोनल क्रिकेट को कोई नहीं देखता था। क्यों? और हम कहते थे क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया। तो ये झूठ हो गया ना ब्रो। आई मीन अगर रिलीजन है तो फिर इसे इतने लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्यों सिर्फ उस क्रिकेट को लोग देख रहे थे हिंदुस्तान में जो एंटरटेनिंग था और एक ग्लोबल नेशनल लेवल का क्रिकेट था? क्यों नहीं हम स्कूल क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे थे, देख रहे थे, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, जोन क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट? तो ये मुझे लगा कि ये क्राइसिस था मेरे हिसाब से तो, बट हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो मुझे लगा कि इंडियन कंज्यूमर क्रिकेट में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, क्रिकेट के माध्यम से वो अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है। और हमारा कस्टमर, कंज्यूमर उस दौर में काफी लेजी भी था। सोचिए आप कि कोई भी यूरोपियन फुटबॉल क्लब में करीब उनके पास 30-40 गाने होते हैं चांटिंग के लिए स्टेडियम के अंदर। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, व्हाटएवर, आपको पता है हाउ बिग फुटबॉल इज इन द वर्ल्ड। क्लब लेवल की बात कर रहा हूँ, देश लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना फैनेटिज्म होता है, पागलपन, जोश होता है कि वो लोग स्टेडियम में गाना गाते रहते हैं। लेकिन क्या इंडियन क्रिकेट का कोई गाना था? हम तो सिर्फ पूरे 30 साल सिर्फ इंडिया इंडिया, सचिन सचिन करके ही खुश हो गए। मैंने एक मैच किया था गुड लक इंडिया between the Azharuddin World Cup going team and the winning team of 83 World Cup, Kapil Dev. So I branded this match as the Good Luck India match. और हमारी टीम, अजहरुद्दीन की टीम वर्ल्ड कप जा रही थी इंग्लैंड करीब 8 से 10 दिन बाद। तो सोचिए आप कि मैं इन सबको कन्विंस कर पाया था ये कह के कि 130 करोड़ देशवासी आपको गुड लक कहना चाहते हैं क्योंकि आप वर्ल्ड कप पे जा रहे हो। और हमारा एक ही विनिंग कैप्टन है आज तक, कपिल देव 83 में। तो वो कैप्टन 83 की टीम के साथ वानखेड़े स्टेडियम में अजहरुद्दीन वर्सेस कपिल देव, दोनों की टीम, कपिल्स डेविल्स एंड अजहरुद्दीन टीम फॉर द वर्ल्ड कप विल प्ले अ मैच टुगेदर। तो पहले तो सब हंसे कि 83 वाले सारे बुजुर्ग हैं और ये सब तो एकदम वर्ल्ड कप जा रहे हैं। मैंने बोला ये एक कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट और हमारे देश का क्रिकेट से प्यार का सेलिब्रेशन है। और ये एक मौका है कि पूरा देश अपने घर में बैठ के अपनी टीवी के सामने आपको दुआएं दे सकता है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो इसलिए उस मैच का नाम रखा मैंने गुड लक इंडिया मैच। वानखेड़े में हुआ, लता जी उस पे गाई। ओपनिंग सेरेमनी में करीब 800 से 1000 बच्चे व्हीलचेयर पे आए, उनने परफॉर्म किया ऑडियंस के लिए। स्टेडियम पैक, खचाखच 30,000 लोग पैक्ड वानखेड़े स्टेडियम में। मैंने फिर सोचा कि क्रिकेटेनमेंट जो मुझे पता था एक अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं कैसे सही तरीके से पेश करूं, क्योंकि ये तो हो गया भाई, नाच गाना वो सब हो गया। आप सोचिए कि मैं 1997 की बात कर रहा हूं, अब नहीं, अब आईपीएल तो बाद में आया है, उस पे हम आएंगे। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, चिंगारी किसने लगाई थी इसमें? तो मैंने सोचा कि कैप्टन्स क्योंकि बुजुर्ग हैं, कपिल पाजी और उनकी टीम, तो कैसे मैं इनको एक लेवल पे लाऊं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहली बार कि हमारे दोनों कप्तान हेलीकॉप्टर में आएंगे स्टेडियम के अंदर। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि आप तो अभी आईपीएल देखते हैं रोज कि वानखेड़े स्टेडियम मरीन ड्राइव पे है और लाइट टावर्स हैं, करेक्ट। 30,000 लोग स्टेडियम के अंदर भरे हुए हैं और उनको हेलीकॉप्टर से लैंड करना पिच के ऊपर, पिच के ऑब्वियसली बाजू में। ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, मगर फिर वो बात याद आ गई कि जीवन क्या है, ख्वाब देखना और उनको पूरा करना, ड्रीम एंड डू। तो फिर से ख्वाब देख लिया मैंने कि ये हो सकता है क्या। पहले लता जी का ख्वाब देखा, फिर सिंगर्स का ख्वाब देखा, फिर मैं चाहता था कि इमोशन कोशेंट हाई हो, तो मैं बहुत ही चैलेंज बच्चों को लाया स्टेडियम के अंदर और चाहा कि उनको भी मैं एक एनजीओ के तरफ से सपोर्ट करूं। व्हीलचेयर पे होंगे शायद आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, मगर फिर भी आप इस स्टेज पे आ सकते हैं। तो वो मेरी एक ख्वाब था, वो भी पूरा किया, क्योंकि उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, तो हेलीकॉप्टर आ ही नहीं रहा है, तो डर लग रहा था कि कप्तान गुम तो नहीं हो गए समुद्र के अंदर। सोचिए आप कि मेरे हाल क्या होंगे कि ख्वाब तो देख लिया, लेकिन अगर अजहरुद्दीन 10 दिन वर्ल्ड कप पे जाने से पहले समुद्र में गुम हो गए। एनीवे, फिर मैं खड़ा था और मेरे सर के पीछे से हेलीकॉप्टर आया करके और इसे घूम के स्टेडियम में लैंड किया। आप सोच सकते हैं कि वो 30,000 लोग और जो बाकी 100 करोड़ लोग टीवी पे सोनी सेट मैक्स पे लाइव था, उनकी इमोशंस क्या थे, फीलिंग क्या। और हर क्रिकेटर जो स्टेडियम में आया उसके लिए हमने इंडिविजुअल गाना बनाया था
जो टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी। टीम उतरी ग्राउंड पे, मैंने रिक्वेस्ट की सचिन पाजी से और अजहरुद्दीन से कि थोड़ा जेंटल रहना, हमारे 83 टीम के लोग बहुत वक्त से क्रिकेट खेले नहीं है। ये भी लॉकर रूम में एक इनसाइड स्टोरी है कि डिस्कशन हुआ और फिर हर क्रिकेटर के बाहर आने पे म्यूज़िक, गाना, उनके कैरेक्टर के हिसाब से गाना चला। मैच शुरू हुआ और कपिल पाजी ने एज यूजुअल 2 बॉलें डाली स्विंग वाली और तीसरी का सचिन को बाउंसर मारा, क्योंकि वो अंदर हरियाणा हरिकेन का खून गर्म हो गया स्टेडियम में। और सचिन ने जैसे ही बाउंसर अवॉइड की, मुझे दिख गया स्टेडियम में कि अब सचिन छोड़ेगा नहीं। सचिन ने उस मैच में 116 नॉट आउट मारे उसने उनको छोड़ा नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्पिटिटिव मैच हुआ और मुझे अभी भी याद है इमोशनली। और ये एक पुरानी कंट्रोवर्सी है जो अब जिंदा नहीं है, लेकिन कपिल देव पाजी और सुनील गावस्कर पाजी का एक टशन था हमेशा। तो सुनील गावस्कर जी एक ही क्रिकेटर थे 83 टीम से जो स्टैंड्स में बैठे थे और हमारे साथ, लेकिन वो खेलने नहीं आए थे ग्राउंड पे। ये भी रिकॉर्ड पे डाला जाए लेकिन ऑफ कोर्स बहुत अच्छे अभी दोस्त हैं और दोनों मेरे दोस्त थे। लेकिन हाँ, उस वक्त भी वो एक टशन था कि ये कपिल पाजी का इनिशिएटिव है, क्योंकि वो कप्तान थे, उनने लीड किया था। और ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट की, क्रिकेटेनमेंट की, ये जो आज IPL देख रहे हैं आप, वो हमने की थी 1997 में। कि कपिल पाजी जो आज मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, फ्रेंड हैं, परिवार हैं, उनने इनिशिएटिव लिया था मेरे साथ अजहरुद्दीन की टीम को लाने के लिए, एक चैरिटी इनिशिएटिव के अंदर ये गुड लक मैच करने के लिए। लेकिन इस मैच के होने के बाद हम सबको रियलाइज हुआ कि इंडिया नीड्स क्रिकेटेनमेंट, और शुरुआत हुई उस दौर की। उसके बाद मैंने करीब 70-80 क्रिकेट मैचेस किए हैं शॉर्ट फॉर्मेट के, कोई 20 ओवर का मैच, कोई 25 का, कोई 30 का। और एंटरटेनमेंट, गाना, म्यूजिक, एक तो पूरी एल्बम है। सुखविंदर जी ने गाना गाया था इसी मैच में, गुड लक इंडिया में, सचिन सचिन वर्ल्ड कप को जीत के लाएंगे। वो एक एल्बम का नाम है पिच फीवर। अभी तक मेरे पास एक CD पड़ी हुई है, शायद मैं डिजिटाइज करके अभी इस एपिसोड के बाद उसको अपलोड कर दूंगा। उसमें 11 गाने हैं 11 क्रिकेटर्स के लिए, और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए थे। हर बार जब वो क्रिकेटर वानखेड़े में आता था तो 80,000 वॉट्स ऑफ स्पीकर पे वो गाना चलता था। आप सोचिए कि क्या फीलिंग थी। वही आज IPL है, लेकिन IPL ने अभी तक क्रिकेटर्स के लिए गाने नहीं बनाए, मगर हमने वो 1997 में बना दिया था। तो दौर मेरा शुरू हुआ समझने के लिए कि क्रिकेटेनमेंट में एक पोटेंशियल है। वहीं से मेरा रिश्ता क्रिकेटर्स से शुरू हो गया। और फिर आने वाले वक्त में मैंने साउथ अफ्रीकन पूरी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया। जब हैंसी क्रॉनिये थे, उनका सैड एंड हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम को उनके मैनेजर गुलाम किताब मैंने रिप्रेजेंट किया। ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरा रिप्रेजेंट किया, स्टीव वॉग, मार्क वॉग रिप्रेजेंट किया। और एक जब वो वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान आए थे, इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि मैं बॉम्बे जिम का कप्तान था। एक क्रिकेट क्लब है बॉम्बे में, बॉम्बे जिम खाना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लब है, क्योंकि आई थिंक 1933 या 35 में जो पहला टेस्ट मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो बॉम्बे जिम पे खेला गया था। तो इस किस्म के एक्सपीरियंसेस हुए। फिर क्योंकि कपिल पाजी से दोस्ती हो गई थी, तो मैंने 83 टीम को करीब 20 साल रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक आइकॉनिक टीम है, वो एक ब्रांड है। वो सब लोग, ये सब हमारे देश के लिए पहला सेलिब्रेशन लाए थे 83 में। तो 20 साल तक हमने उस टीम की मार्केटिंग की, और उस वजह से मुझे मौका मिला फिर युवराज सिंह, जहीर खान, सौरव गांगुली, सबको रिप्रेजेंट करने का। ऑब्वियसली जब ये हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन जाता है। तो आप सोचिए, जो बच्चा था नॉर्थ इंडिया से आया था मुंबई ख्वाब लेके, और फिर एक बहुत बड़ा मौका आया मेरे जीवन में क्रिकेट में। बड़ी बड़ी कहानियां हैं। युवराज सिंह हमारे घर में रहा, सौरव गांगुली एक बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया, उसकी बेटी मेरे सामने पैदा हुई, उसकी शादी डोना के साथ जो उसके रिश्ते थे, और बहुत सारी चीज़ें हुई इमोशनली। नेटवेस्ट का फाइनल जब हम वानखेड़े में हारे, क्या हुआ, फ्लिंटॉफ ने शर्ट उतारी, फिर हमने उसका बदला लिया लॉर्ड्स में जब सौरव ने शर्ट उतारी। तो उस सब चीज़ का हिस्सा होना, हाँ, मैं युवराज सिंह नहीं बन पाया, मोहम्मद कैफ नहीं बन पाया जिनने हमें वो नेटवेस्ट का मैच जिताया था लॉर्ड्स में, मगर मैं वहीं था और मैंने वो उस मोमेंट को जिया ऑफ द फील्ड। तो ये दौर बहुत इंटरेस्टिंग रहा। फिर मुझे और कॉन्फिडेंस आया, और इस दौर में हमारे लेट प्रेसिडेंट जगमोहन दयाल जी ने मुझे कहा कि तुम ये क्रिकेटेनमेंट बंद कर दो, क्योंकि ये गलत है। दिस इज़ प्रोस्टिट्यूटिंग क्रिकेट, दिस इज़ नॉट स्पोर्ट। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो क्रिकेट को बड़ा बना रहा हूँ, इस इंडस्ट्री को पंख दे रहा हूँ, लोगों को करियर्स मिल रहे हैं, छोटे शहरों के लोग आ रहे हैं क्रिकेट की उम्मीद लेके खेलने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स में,
और मेरे हर क्रिकेटेनमेंट के मैच में हमने हमेशा जो भी हमारी कमाई हुई एक्सपेंसेस के बाद हमने हमेशा किसी कॉज में बांटी है। हमने एक मैच किया था, रमन लावा जी गुजर गए थे शॉर्ट लेग पे, उनको सर में बॉल लगी थी, उनकी आयरिश बीवी थी, 3 बच्चे थे। हमने एक बेनिफिट मैच किया उनके लिए, करीब 75 लाख रुपए उस टाइम में हमने रेस किए थे। सुलक्षण कुलकर्णी एक रिटायर्ड क्रिकेटर थे, उनके लिए बेनिफिट मैच किया। अर्थक्वेक के लिए मैच किया जो लातूर में हुआ था। हमने हमेशा अपने क्रिकेटेनमेंट के साथ एक कॉज जोड़ा था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने, शायद कोई रीज़न था उनका, क्रिकेटेनमेंट को बंद कर दिया। बट तब तक मेरी गाड़ी ऑलरेडी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स इन क्रिकेटर्स को करियर देने में चली गई थी। 83 को मैंने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था टीम को, पूरी को, ऑस्ट्रेलिया और साथ। तो मेरी अलग अलग विंडोज़ खुल गई थी। आप सोचिए कि आप एक ख्वाब देखते हैं, उसी तरीके से एक ख्वाब में एक बहुत क्षमता होती है कि वो अलग अलग छोटे छोटे ख्वाब में बढ़ जाए। मगर फिर भी एक बड़ा ख्वाब बाकी था, और वो ख्वाब था कि कैसे भी करके जो क्रिकेट टीम के छाती पे जो लोगो होता है ना, यहाँ पे जो ये क्रिकेटर्स पहनते थे उन दिनों में, अब तो बहुत सारे लोगोज हैं टीम के ऊपर, जैसे आप बाईजूस आप देखते हैं इस किस्म के लोगोज। तो मेरा ख्वाब था कि ये स्पॉन्सरशिप डील मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन दौर बदल गया था, क्रिकेट बड़ा हो गया था इस देश में, तो विदेशी लोग, जैसे एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी थी मैकॉर्मिक की, IMG, उनकी नज़र हिंदुस्तान पे आ गई थी उस वक्त। तो वो तो उनके पास तो बहुत क्रेडिबिलिटी और रेफरेंसेस और बहुत बड़ा पैसा था, वो तो डॉलर्स में कमाते थे, तो वो हिंदुस्तान आ गए थे IMG। तो उनका रिश्ता वक्त बन गया था BCCI से फॉर द इंडियन टीम स्पॉन्सरशिप, छाती पे लोगो लेने का, और वो बिड जीत गए। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि मेरा ख्वाब एक विदेशी कंपनी ले गई। कि IMG इंटरनेशनल ब्रांड, तो LG एंड नेस्ले को ये अपॉर्चुनिटी दे रही थी कि आप इंडियन टीम, भारत की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करिए। तो छाती पे एक मल्टीनेशनल ब्रांड का नाम आने वाला था, नेस्ले या LG उस दौर में, कि हमें मल्टीनेशनल विदेशी ब्रांड चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम की छाती पे। ये विषय मैंने उठाया अपने मित्रों के माध्यम से पार्लियामेंट में। ये बात पार्लियामेंट में गई और ये हाई प्रोफाइल विषय बन गया कि क्यों नहीं टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, ONGC, बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर सकती हैं। और इस अपॉर्चुनिटी लेके मैं पहुंच गया BCCI के ऑफिस कि सर मेरे पास इंडियन स्पॉन्सर है। तो अब तो वो कंफ्यूजन में आ गए कि IMG को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और वो IMG ऑब्वियसली, तो क्यों, उनके पास तो ग्लोबल स्पॉन्सर्स थे, तो वो तैयार खड़े थे। तो फिर एक सेटलमेंट हुआ कि स्पॉन्सर मेरा होगा, कॉन्ट्रैक्ट IMG का होगा, और हम कमीशन शेयर करेंगे। मैंने कहा डन, आई लव पार्टनरशिप्स। ऑब्वियसली IMG को ये सब्र नहीं हुआ कि ये छोटी सी कंपनी है शरद सिंह की, हिंदुस्तान की स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी, ये IMG से टक्कर कैसे ले सकती है। तो उस अहंकार में, इन दैट ईगो, IMG slowly let the deal slip away, and yours truly got the opportunity for 12 years to have one sponsor on the chest of the Indian cricket team, which was Sahara। और मेरे स्पॉन्सर ने उस वक्त मुझसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके, और वो इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग डील थी और धरती की लार्जेस्ट क्रिकेट स्पॉन्सरशिप डील थी उस वक्त की, 100 करोड़ फॉर स्पॉन्सरशिप। उन्होंने कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हर पेपर पे देश में हेडलाइन आनी चाहिए कि इंडियन क्रिकेट टीम गेट्स सहारा। मैंने बोला ये डिफिकल्ट है, बिकॉज दिस जर्नलिज्म, हाउ कैन आई कंट्रोल अ हेडलाइन। ये सिंह शरंदर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बहुत मेहनत की जर्नलिस्ट से बात करके, एडिटर से बात करके, कि प्लीज अंडरस्टैंड कि ये एक स्पॉन्सर है जो खड़ा हुआ है, जिसने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं ताकि हमें कोई विदेशी ब्रांड अपनी छाती पे ना लगाना पड़े इंडियन टीम पे। तो उस सेंटिमेंट में आके टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो हेडलाइन छापी, और वो सच्ची भी थी, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे थे हम कि इंडिया गेट सहारा। सहारा एक ब्रांड था और सहारा सपोर्ट भी होता है। तो वो एक बहुत सक्सेस स्टोरी होगी हमारे स्पॉन्सर के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, BCCI के लिए भी, और इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि वहां से कॉन्फिडेंस आया वी कैन क्रिएट क्रिकेट इनटू अ ग्लोबल स्पोर्ट आउट ऑफ इंडिया। और वही आज हो रहा है। IPL FIFA को टक्कर दे रहा है व्यूअरशिप में। वाओ, कभी सोचा था ये होगा? तो शुरुआत कहां से हुई कि एक जाट बच्चे ने ख्वाब देखा था देश के लिए क्रिकेट खेलने का ग्राउंड पे, लेकिन वो नहीं खेल पाया। तो फिर उसने सोचा, ठान ली कि मैं क्रिकेट खेलूंगा देश के लिए, लेकिन ऑफ द फील्ड, मैदान के बाहर। कितने सारे माइलस्टोन्स क्रिएट हुए, और आज आप जो IPL एंजॉय करते हो उसकी पैदाइश 1997 के गुड लक इंडिया मैच से हुई थी,
उसके पहले जो इवेंट्स हुए थे छोटे हुए थे, लेकिन गुड लक इंडिया मैच की ओपनिंग सेरेमनी आईपीएल से बड़ी ओपनिंग सेरेमनी है। और उस मैच में हमने क्रिकेटेनमेंट का फॉर्मूला बना दिया था, जो सुभाष चंद्र जी ने आईसीएल बना के लॉन्च किया। आईसीएल के बाद आईपीएल आया और आज वो आईपीएल आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। इट गोज इनटू $20 बिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ख्वाब देखना छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर ख्वाब में आत्मविश्वास होगा, इफ यू विल हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर ड्रीम्स, दे डू कम ट्रू। एंड गुड न्यूज़ ये है कि इस उम्र में आके भी मैंने क्रिकेट ग्राउंड पे खेलना छोड़ा नहीं है और अभी भी ख्वाब देख रहा हूँ कि क्रिकेट इसके बाद किस लेवल पे जाएगा। हमारी महिलाओं को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन ये सब जा कहाँ रहा है। क्रिकेटेनमेंट का जो मैंने ब्रांड बनाया था वो तो बहुत एक एटॉमिक बॉम्ब बन चुका है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट ने बैक सीट ले ली है। एशिया कप डाइल्यूट हो गया है, वर्ल्ड कप डाइल्यूट हो गया है, तो क्या एक अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे फिर से ख्वाब देखना चाहिए, इस बार क्रिकेटेनमेंट का नहीं बट एक्चुअली क्रिकेट को वापस लाने का। तो ये रही मेरी छोटी सी क्रिकेट की कहानी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये एपिसोड ठीक लगा और आपने अपने कमेंट्स में मुझे बोला, अपने विचार दिए मुझे और थोड़ी फैक्ट चेकिंग की, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी फुटेज डालें इस एपिसोड में, ताकि जो भी हुए ये माइलस्टोन्स ये आपको इस वीडियो में दिख जाए और आप अपने कमेंट शेयर करिए। तो फिर और अगर एक हमारा रिश्ता बन गया इस कहानी के साथ, तो मैं क्या करूँगा कि हर एपिसोड की जो मैंने माइलस्टोन की बात की, सौरभ और मेरा रिश्ता, सौरभ को मैंने कैसे साइन किया, क्योंकि सौरभ तो वर्ल्टेल का पार्ट था, मार्क मैस्करनस की कंपनी की, सचिन और सौरभ एक ही कंपनी में थे। मैंने सौरभ को कैसे हासिल किया, युवराज को मैंने कैसे हासिल किया, जब युवराज का एक्चुअली ख्वाब था टेनिस खेलना देश के लिए। एक कनेक्शन बनाइए और ख्वाब देखना मत छोड़िए।